अस्सलाम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम अपना नया चैप्टर वैरायटी ऑफ लाइफ को शुरू करने जा रहे हैं। लफ्ज वैरायटी ऑफ लाइफ से क्या मतलब है? मतलब कि लाइफ में पाई जाने वाली वैरायटी। एक्चुअल इसका लिंक बन रहा है हमारे चैप्टर नंबर 3 क्लास 9th बायोलॉजी बायोडाइवर्सिटी से। लफ्ज बायो का मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब वैरायटी विद इन द स्पीशी एंड अमंग द स्पीशी। वैरायटी ऑफ लाइफ का मतलब है कि लिविंग लाइफ में पाई जाने वाली वैरायटी। तकरीबन 15 लाख स्पीशी ऑफ एनिमल्स को तो हम जानते हैं और तकरीबन 5 लाख स्पीशी ऑफ प्लांट्स को हम जानते हैं। सो वैरायटी ऑफ लाइफ का मतलब है बायोडाइवर्सिटी, जिसको मैं डिफाइन कर सकता हूं वैरायटी विद इन द स्पीशी एंड अमंग द स्पीशी। कैट एक अलग स्पीशी है, लॉयन एक अलग स्पीशी है, लेपर्ड एक अलग स्पीशी है, पुमा एक अलग स्पीशी है, टाइगर एक अलग स्पीशी है। सो लिविंग लाइफ में हर चीज की एक अलग स्पीशी है। वुल्फ एक अलग स्पीशी, बिल्डर बीस्ट एक अलग स्पीशी, क्रोकोडाइल एक अलग स्पीशी। हर एनिमल की, हर ऑर्गेनिज्म की एक अपनी अपनी स्पीशी है। यह वैरायटी अमंग द स्पीशी कि एक स्पीशी जैसी पूरी दुनिया में आपको बिल्कुल वैसी स्पीशी नहीं मिलेगी। सेम नहीं मिलेगी, सिमिलर मिल सकती है। जैसे लॉइन और टाइगर क्लोजली रिलेटेड है, डोंकी, हॉर्स एंड ज़ेब्रा क्लोजली रिलेटेड है। सो सिमिलर स्पीशी मिल सकती है पर बिल्कुल आइडेंटिकल सेम स्पीशी नहीं मिल सकती। तो अमंग द स्पीशीज के दरमियान में बस कितने टाइप्स हैं? 15 लाख स्पीशी है हमारे पास एनिमल्स की। अब वैरायटी विद इन द स्पीशी के अंदर वैरायटी में देखिए, क्या सारी कैट सेम होती है? कोई पर्शियन कैट है, किसी की टेल बड़ी है, किसी की आंखें बड़ी हैं, किसी का वो जो फेस होता है वो बड़ा गुस्से वाला होता है, एंगर फेस होता है उसका। डॉग्स में आ जाइए, डॉग एक अनदर स्पीशी है, हमारे पास की कितनी टाइप्स बनेंगी? जर्मन शेफर्ड हमारे पास है, पॉइंटर, हस्की। हमारे पास कितनी डॉग्स के काइंड आ रही है। सो स्पीशी के अंदर भी वैरायटी है। ह्यूमंस पे आ जाए, ह्यूमन एक स्पीशी है, क्या सारे इंसान सेम है? बिल्कुल नहीं, हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है। सो वैरायटी अमंग द स्पीशी भी है और विद इन द स्पीशी भी है। क्या इतने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना कोई आसान काम है? ऊपर से टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स हम एक ब्रांच देखते थे बायोलॉजी में। टेक्सोनॉमी तो कह रहा था कि सिर्फ ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करो उनके ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में, जब कुछ जो सिस्टमैटिक्स थी वो ऐसी ब्रांच थी जो साथ साथ उनके एवोल्यूशन को, रिलेशन को भी देख रही थी कि इन ऑर्गेनिजम्स का एवोल्यूशन में आपस में क्या रिलेशन है। कम से कम 6 बिलियन ईयर से तो एवोल्यूशन चलती आ रही है। तो क्या इन ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना आसान है? फिर ये साइज के डिफरेंस पे आ जाए। बैक्टीरिया इतना छोटा, आंख से नजर नहीं आ रहा, एलिफेंट इतना बड़ा जिसके वेट को हम बियर नहीं कर सकते। एक मसला ये। दूसरा, कुछ आसमान में रहते हैं, कुछ जमीन पे रहते हैं, कुछ जमीन के अंदर रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे आ जाए, कुछ घास खा रहे हैं, कुछ गोश्त खा रहे हैं, कुछ डिकम्पोजर्स हैं, कुछ अपना खाना खुद बना रहे हैं, कुछ अपना खाना खुद नहीं बना पा रहे, कुछ सेक्रेटिव एंजाइम रिलीज कर रहे हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो इतनी वैरायटी को, इतनी डाइवर्सिटी को मैनेज करना, क्लासिफाई करना कोई आसान काम है क्या? बिल्कुल भी नहीं। सो वैरायटी ऑफ लाइफ का मतलब है कि लिविंग लाइफ में, जिंदा चीजों में पाए जाने वाली वैरायटी, जिस चीज को बच्चे हमने नाम दे दिया वैरायटी ऑफ लाइफ का। वैरायटी ऑफ लाइफ में अगर आप देखें, सबसे पहले आपको स्पीशी की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। याद रखिएगा ये वही डेफिनेशन जो आपने 9th क्लास में पढ़ी थी। और 9th क्लास में जब भी कोई टीचर डेफिनेशन पढ़ाता है, बहुत सारे टीचर यही कहते हैं एमएससी लेवल तक यही डेफिनेशन चल रही है आपके पास स्पीशी की। डेफिनेशन क्या स्पीशी की? अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन में कह सकता हूं उसको,
ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम पॉपुलेशन ही कहते थे ना। बहरहाल अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन लिव एंड इंटरब्रीड फ्रीली। इस डेफिनेशन को समझिएगा। स्पीशी क्या है? एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो आपस में फ्रीली रह सकते हैं और रिप्रोडक्शन भी फ्रीली कर सकते हैं इन नेचर। नेचर में हम आर्टिफिशियल मेथड से उनकी रिप्रोडक्शन नहीं करवा रहे, उसमें इंसानों का कोई अमल दखल नहीं है। वो में कहता है स्पीशी एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है विच कैन live freely and can reproduce freely in nature to produce fertile offspring। और जो इनकी अगली नस्ल होगी ऑफस्प्रिंग, जिस नस्ल को ये आगे बर्थ देंगे उसको हम कहते हैं ऑफस्प्रिंग। तो ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, वो फर्टाइल होना चाहिए। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का क्या मतलब है? ऐसी अगली नस्ल जिसके पास भी रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी हो, जिसके पास रिप्रोडक्शन की एबिलिटी हो। So 3 से 4 मेजर पॉइंट देखे। A group of organisms which can live freely, which can reproduce freely in natural habitat या in natural environment to produce fertile offspring which can continue their species furthermore। So ये है बच्चे स्पीशी, ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो फ्रीली रह सके, रिप्रोड्यूस कर सके, और जो इनके ऑफ स्प्रिंग होंगे वो भी फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग होंगे। फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग से मतलब कि वो जब रिप्रोडक्शन करेंगे उनके पास भी कैपेबिलिटी होगी रिप्रोडक्शन करने की। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट स्पीशी के डेफिनेशन में, एंड दिस स्पीशी is reproductively isolated from all other such group in nature। बच्चे एक स्पीशी एक एनिमल, दूसरा स्पीशी मजीद एनिमल्स का ग्रुप्स। जो शीप है वो कभी भी रिप्रोडक्शन लाइन के साथ नहीं कर सकती। सो लाइन में तो पर्टिकुलर ग्रुप है ना, एक पर्टिकुलर स्पीशी है। सो एक स्पीशी विद इन द स्पीशी रिप्रोडक्शन कर सकती है। अमंग द स्पीशी इन नेचुरल, मैं लफ्ज यूज कर रहा हूँ, इन नेचुरल केस, नेचुरल हैबिटेट में, या फिर मैं कह सकता हूँ नेचुरल माहौल में, हम एक स्पीशी को किसी दूसरी स्पीशी से रिप्रोडक्शन नहीं करवा सकते। एक स्पीशी आइसोलेटेड है दूसरी स्पीशी से इन नेचर एज केस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो पता चला स्पीशी क्या चीज है? अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स which can live freely, which can reproduce freely among themselves to produce fertile offspring in nature and is reproductively isolated with such other groups in the nature। ये बच्चे प्रॉपर स्पीशी की डेफिनेशन, जो खुद इकट्ठे रह सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने से ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं। शीप है तो शीप के साथ रिप्रोडक्शन कर सकती है। लॉइन विद इन द स्पीशी रिप्रोडक्शन कर सकता है। लॉइन का आप किसी शीप किसी बैफलो के साथ क्रॉस नहीं करवा सकते। शर्त यह है कि जो अगली जनरेशन होगी उसमें भी एबिलिटी हो, उसमें भी कैपेबिलिटी हो रिप्रोडक्शन की। ये है लव्स फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का मतलब। अब अपनी बुक पे आइए इसकी डेफिनेशन पे। A species is a group of natural population। पॉपुलेशन मतलब वही कि a group of organism मिलके क्या बनाता है? पॉपुलेशन। A group of related organism मिलकर पॉपुलेशन बनाता है। तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि मैं इसके लिए लव्स पॉपुलेशन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। A species is a group of natural population which can interbreed। interbreed का मतलब जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं बहुत आसानी से। A group of organisms या a group of population which can interbreed freely among themselves, जो आपस में रिप्रोडक्शन को आसानी से कर सकते हैं। प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, आपस में आसानी से रह सकते हैं। मैं ये बार बार क्यों लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि विच कैन लिव फ्रीली। बच्चे शीप्स के साथ आराम से रह सकते हैं, जबकि कोई शीप लॉइन के साथ आराम से नहीं रह सकती। लॉइन तो उसका शिकार कर देगा, प्रे कर देगा, उसको चीर पड़ करके खा जाएगा। जबकि जो स्पीशी है
जो हमारा एक स्पीशी वो अपनी ही सेम स्पीशी में कंफर्टेबल फील करेगा, तो विच कैन लिव फ्रीली अमंग देमसेल्व्स, ये भी एक इम्पोर्टेंट। जो स्पीशी का ऑफस्प्रिंग है वो फर्टाइल है, मतलब उस ऑफस्प्रिंग में भी एबिलिटी है रिप्रोडक्शन की। स्पीशी is a group of natural population which can interbreed freely among them. स्पीशी एक ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन है जो अमंग themselves स्पीशी के अंदर ही फ्रीली इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं टू प्रोड्यूस, ताकि वो प्रोड्यूस कर सकें फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, but are reproductively isolated from all other such group in nature. such group in nature का मतलब है बाकी तमाम स्पीशीज से वो आइसोलेटेड है रिप्रोडक्टिवली। शीप लॉइन के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, बेशक लाइन एक स्पीशी है, शीप एक स्पीशी है, बट शीप एक अलग स्पीशी है, लॉइन एक अलग स्पीशी है। लॉइन के जीन्स शीप के जीन से अलग है। सो एक स्पीशी आपस में इंटरब्रीड करे, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे, और बाकी तमाम सच ग्रुप्स इन नेचर मतलब बाकी तमाम स्पीशी से वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होता है, अलहदा हो, तो बाकी तमाम स्पीशी से अलहदा हो। इस चीज को बच्चे हम नाम देते हैं स्पीशी का। अब इन ऑर्गेनिज्म्स को क्लासिफाई कैसे किया जाए, सबसे बड़ा सवाल था। क्लासिफिकेशन के लिए पहले आया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर आई 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, और फिर आई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी फेल हुई, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन भी, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अब तक चल रही है। इससे थोड़ा सा पहले हमें एक चीज देखनी होगी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बच्चे एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए हम ऑर्गेनिजम्स को उनके नाम दे रहे हैं। पहला नाम होगा जेनरस का, दूसरा नाम होगा स्पीशी का, इसको याद रखिएगा। जो जेनरस नेम होता है उसको कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं, और जो स्पीशी का नाम होता है उसको स्मॉल लेटर से, और इटैलिक, इटैलिक मतलब उसको थोड़ा तिरछा करके उसको थोड़ा लेटा के लिखते हैं। लाइक ह्यूमंस, होमो सैपियंस, होमो का एच बड़ा, बाकी एच ओ एम ओ स्मॉल, सैपियंस को हम थोड़ा टिल्ट करके लिखेंगे। तो वो मेथड जिसमें हम क्लासिफाई कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स को उनके नाम प्रोवाइड कर रहे हैं, इस मेथड को हम नाम देते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पेश आई? अब प्याज को आप देखें, कहीं इसको प्याज कहते हैं, कहीं इसको वेसल कहते हैं, कहीं इसे गंडा कहते हैं। अब पाकिस्तान के डिफरेंट एरिया में इसके डिफरेंट नाम है। आप लोगों को प्याज समझ आ जाएगी, इंटीरियर मिल जाएगी वो प्याज, वो कहेंगे ये पता नहीं क्या चीज आप मांगते हैं। सो एक पक्का नाम देने के लिए, जैसे फिजिक्स में आप देखते हैं ऐसा यूनिट्स कि आपको कह दिया लेंथ हमेशा मीटर में मैयर होगी, टाइम हमेशा सेकंड में मैयर होगा, इस तरह स्पीशी को पर्टिकुलर नाम दे देगा उसके जीनस और स्पीशी का नाम मिला के। दुनिया में जिस मर्जी कोने में चले जाइए आप नाम लेंगे होमो सेपियंस मतलब ह्यूमंस है। दुनिया में जिस मर्जी जगह चले जाइए आप नाम ले राना टेग्रीना, फ्रॉग है। सो हर चीज को हमने एक नाम दे दिया, इस मेथड को हमने नाम दिया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का। अब आए अपने क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम्स पे। सबसे पहले जो किंगडम की क्लासिफिकेशन है ना, वो एरिस्टोटल ने शुरू की। एरिस्टोटल ने कहा कि 2 किंगडम्स हैं। उसने कहा जो खाना खुद बना सकते हैं अपना, ऑटोट्रॉफ्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इन ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना खाना खुद तैयार कर सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स प्लांट्स हैं। दूसरे उसने कहा ऐसे एनिमल्स जो अपना खाना खुद ही प्रिपेयर नहीं कर सकते। इन ऑर्गेनिजम्स को उसने नाम दे दिया एनिमल्स का, और किंगडम को नाम दे दिया किंगडम एनिमेलिया का। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खाना खुद बना सकते हैं ऑटोट्रॉफ प्लांट्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हेटेरोट्रॉफ एनिमल्स। तो प्रोकैरियोट्स किधर जाए, यूकैरियोट्स किधर जाए, फंजाई किधर जाए, एल्गी किधर जाए, मसला बन गया। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन गलत, रिजेक्ट होगी। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आई, एक तीसरी किंगडम बना दी गई। मसला कहां आ रहा था? किंगडम की क्लासिफिकेशन में।
या तो वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देख रहे थे, या खाना कैसे हासिल करने से एरिस्टोटल ने देखा, या फिर वो क्या काम कर रहे थे, वो सिर्फ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे थे। ये प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है? प्रोकैरियोट ऐसे जिनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, यूकैरियोट ऐसे जिनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं है। सॉरी, बिल्कुल उल्टा हो गया। प्रोकैरियोट्स ऐसे हैं जिनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं है, जबकि यूकैरियोट्स ऐसे हैं जिनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। सो क्लासिफिकेशन में बच्चे याद रखना, हमने दो बेसिस लेके क्लासिफिकेशन की, तब जाके हमारी क्लासिफिकेशन कामयाब हुई है। सबसे पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हमने एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स का देखा, प्लांट्स का देखा, फंजाई का, अलगे का। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये खाना कैसे हासिल कर रहे हैं। पहली बात हमने इस चीज पे क्लासिफिकेशन की जब हम कामयाब हुए, मतलब कि 5 किंगडम क्लास में। दूसरी बात हमने देखा इनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये प्रोकैरियोट है, मतलब इनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं है, या फिर ये यूकैरियोट्स हैं, इनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। ये यूनिसेलुलर है, एक सेल के बने हुए हैं, या ये मल्टी सेलुलर है, ज्यादा सेल के बने हुए हैं। तो इन दो चीजों को बेस बनाते हुए ये याद रखिएगा, कॉन्सेप्चुअल बात है, किन दो चीजों को आपने बेस बनाया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो खाना कैसे हासिल कर रहे हैं, और दूसरी चीज यूनिन, और इनकी दूसरी चीज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर, वो प्रोकैरियोट्स है कि यूकैरियोट्स। तीसरी किंगडम बनी, तीसरी किंगडम में फंजाई सही जगह नहीं आती। अब फंगस मिलती तो प्लांट से पर है हेट्रोट्रॉफ, अब इसको किधर डालें। एमीबा का मसला बन रहा था, उसको इधर डाले। यीस्ट का मसला बन रहा था, मशरूम्स का मसला बन रहा था। फंजाई है तो हेट्रोट्रॉफ पर मिलती जुलती प्लांट से के काफी केसेस में। फंजाई आर अब्सॉर्प्टिव इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फंजाई सेक्रेटिव एंजाइम रिलीज करता है, वो अपने ऑर्गेनिक मटेरियल की डाइजेशन करता है और वापस फिर जो ऑर्गेनिक मटेरियल की ब्रेक डाउन हुई उसको फंजाई वापस इंजेस्ट कर लेता है अपनी बॉडी के अंदर। तो आइए बच्चे हम अपने क्लासिफिकेशन पे चल रहे हैं। 2 to 5 kingdom classification. This is different classification system recognized to 6 kingdoms. For centuries, the living organism has been classified into 2 kingdoms. वो कहते हैं बहुत पहले अरसे में और पुराने अरसे में हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया दो में, जो खुद खाना बना रहे होंगे ऑटोट्रॉफ प्लांट्स, जो खुद खाना नहीं बना रहे होंगे हेट्रोट्रॉफ्स और एनिमल्स। Plants can prepare their own food from simple organic and inorganic material and store energy autotrophs. जो सिंपल इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना खाना बना सकते हैं ऑटोट्रॉफ्स है किंगडम प्लांटे, while animals cannot synthesize their own food from simple inorganic material and depend ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। और एनिमल्स चूंकि अपना खाना खुद नहीं बना सकते तो जारी बात है ये प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे होंगे, while animals cannot synthesize their own food from simple organic material and depend for their food either on autotroph or on the decaying matter heterotroph। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बना पा रहे थे और खाने के लिए किस पे डिपेंड कर रहे थे, ऑटोट्रॉफ प्लांट्स पे, उनको हमने नाम दे दिया किंगडम एनिमेलिया का। तो मेजर हमने दो किंगडम बना ली, पर इससे हमारा काम चलेगा नहीं, आगे देखते इसमें मसला क्या आएगा। बैक्टीरिया वर इंक्लूडेड किंगडम प्लांटे। अब बचे किंगडम प्लांटे यूकैरियोट्स हैं, मल्टी सेलुलर है, जबकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, प्लस प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं है और ये यूनिसेलुलर है। तो कितना बड़ा डिफरेंस है, इसको उठा के किंगडम प्लांटे में डाला हुआ है। The bacteria were included in plants. Many biologists found this system unsatisfactory, while other found it workable. अब दो राय है, कोई कहता है ये ठीक है, कोई कहता है ये गलत है, पर ज्यादा हद तक ये सिस्टम गलत था। Many scientists found it unworkable for many unicellular organisms like Euglena have both plant-like presence of chlorophyll and animal-like lack of cell wall। अब ये जो दो किंगडम क्लासिफिकेशन है, मसला पैदा हुआ यूग्लिना का। यूग्लिना के पास क्लोरोप्लास्ट है, इसके पास क्लोरोफिल है, मतलब ये प्लांट से मिल रहा है।
जब कहते हैं प्लांट से मिले इसके पास सेल वॉल तो होनी चाहिए, यूग्लिना के पास सेल वॉल है नहीं, एनिमल से मिल रहा है। अब इसको किधर डालें, ये बीच का ऑर्गेनिज्म आ गया, ना 3 में ना 13 में। सो हमें नई किंगडम की जरूरत थी, इस तरह मेजरली उनको अच्छे से क्लासिफाई नहीं कर पा रहे थे। Euglena have chlorophyll which resembles to plants, whereas a do lack cell wall, जो कि एक एनिमल्स का करेक्टर है। And it also because it ignores the difference between prokaryotes and eukaryotic cell, और इन दोनों किंगडम्स में हमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस नहीं मालूम पड़ रहा था, हम अच्छी तरह डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, ना तो यूग्लिना को क्लासिफाई कर पा रहे हैं, ना हम फंजाई को क्लासिफाई कर पा रहे हैं, ना हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के डिफरेंस को जान पा रहे हैं। In 1866, Ernest Haeckel proposed a third kingdom, Protista, to accumulate Euglena. अब एक तीसरे किंगडम यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए, उनकी जगह को सेटिस्फाई करने के लिए तीसरी किंगडम दे दी गई, which was known as prokaryotes. Pro mean before and karyons mean nucleus, मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होगा। पर यहाँ फटा किसका बना, मसला किसका बना, फंजाई का। फंजाई का क्या मसला बना तीसरी किंगडम में, वो कहते हैं some biologists disagree about the classification of fungi, yeast and mushroom which resemble plants in many ways। वो कहता है फंजाई प्लांट से तो काफी केस में रिजेंबल कर रहा था। थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन बात हो रही है, आपने यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिजम्स को तो एक किंगडम में डाल दिया, पर फंजाई को किधर लेके जाओगे, मिलता जुलता प्लांट के साथ है पर एब्जॉर्ब्ड अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, मिलता जुलता प्लांट के साथ है कैरेक्टर्स में पर है हेटेरोट्रॉफ। तो फंजाई are not autotroph. Fungi are special form of heterotroph that obtain energy and structural material by the breakdown of the decomposing of the organic material. Fungi ज्यादातर decomposer है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल पे सेक्रेटिव एंजाइम सेक्रेट करते हैं, उसको छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है और फिर उनको अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो हुए तो हेटेरोट्रॉफ ना, अपना खाना खुद तो प्रिपेयर नहीं कर पा रहे, डेड लिविंग या लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल पे डिपेंड कर रहे हैं ये। Fungi are the special heterotrophs that obtain energy and structural material by breaking down, decomposing जिसको हम कह सकते हैं, and absorbing food substances from the surrounding, and possesses chitin as a major structural component in its cell wall। अगर ये प्लांट है तो इसकी सेल वॉल में तुम्हें सेलुलोज मिलना चाहिए, लिग्निन मिलना चाहिए, जबकि फंजाई की सेल वॉल में हमें काइटिन मिल रहा है, बात खत्म। अब इसको किधर क्लासिफिकेशन, फाइनली क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम, इसमें दो चीजों को बेस रखा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनका खाना हासिल करने का क्या तरीका है, ऑटोट्रॉफ है, हेटेरोट्रॉफ है, स्पेशल हेटेरोट्रॉफ है, स्पेशल ऑटोट्रॉफ है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर। तो 5 किंगडम नहीं, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। वो कहता है किंगडम मोनेरा सिर्फ वाहिद किंगडम है जो प्रोकैरियोटिक्स की है, किंगडम प्रोटिस्टा से नाम से कंफ्यूज नहीं हो जाना, किंगडम प्रोटिस्ट से ऑनवर्ड सारे किंगडम में यूकैरियोट्स हैं, सिर्फ किंगडम मोनेरा है जिसमें प्रोकैरियोट्स हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा। सो पहले किंगडम किंगडम मोनेरा थी। सबसे पहले देखिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को, इसमें किन किन ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया, हमने ऐसे ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया जो प्रोकैरियोट्स हैं जिनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं है और साथ ही साथ वो यूनिसेलुलर है। सो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को हमने क्लासिफाई किया किंगडम मोनेरा में, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया। ये बात मत भूलिएगा कि आपस में एक कॉलोनी बना के रह सकते हैं, सिंगल सिंगल सेल के सारे इकट्ठे होकर रह सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं है। अब जैसे बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक है, ये होगी पहली किंगडम। अब दूसरी किंगडम पे, दूसरी किंगडम किंगडम प्रोटिस्टा है, ये यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की बनी होगी। दूसरी किंगडम किंगडम प्रोटिस्टा है
जिसमें कंसिस्ट तो कर रहे हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, पर वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, एक सेल के बने हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो ऑटोट्रोफिक भी हो सकते हैं और हेटरोट्रोफिक भी हो सकते हैं, जैसे यूग्लिना और अमीबा। तीसरी किंगडम आपने बनाई फंजाई की। हमने कहा फंजाई तीसरी किंगडम में क्या कंसिस्ट करेगी, यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है फंजाई। जबकि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, दे आर हेटरोट्रोफिक इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वही बात, सेक्रेटिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं और वापस मटेरियल को इंजेस्ट कर लेते हैं। यहां तक ऑर्गेनिज्म है सिंपल मल्टीसेलुलर। सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स क्या है, जो एक से ज्यादा सेल में बने तो हुए हैं पर ये अपनी लाइफ में एम्ब्रियो स्टेज से नहीं गुजरते, इनमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं है, ये अपनी लाइफ में एम्ब्रियो स्टेज से नहीं गुजरते। अब आ जाए लास्ट दो किंगडम, किंगडम प्लांटे ऑटोट्रॉफ्स है, यूकैरियोट मल्टीसेलुलर और कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो अपना खाना खुद बनाएंगे, डोमिनेंट न्यूक्लियस होगा और इनके जो ऑफ स्प्रिंग है वो एम्ब्रियो एज से गुजरेंगे। लास्ट किंगडम, किंगडम एनिमेलिया, यूकैरियोटिक कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन से गुजरेंगे, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, हेटरोट्रॉफ्स हैं। प्लांट्स अपनी जगह पे फिक्स होंगे, एनिमल्स मूवमेंट शो करेंगे। सो हमारी 5 किंगडम थी, किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिजम्स, किंगडम प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक बट यूनिसेलुलर एंड समहाउ मल्टीसेलुलर भी। दूसरी किंगडम प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक बट यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तीसरी किंगडम है तो यूकैरियोटिक किंगडम फंजाई बट यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो कि एब्जॉर्प्टिव है अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। चौथी किंगडम यूकैरियोटिक कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, किंगडम प्लांटे ऑटोट्रोफिक अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, और सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, यूकैरियोटिक कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो एम्ब्रियोनिक एज से गुजरेंगे। लास्ट किंगडम प्लांटे, सॉरी लास्ट किंगडम एनिमेलिया, वो किंगडम जो हेटरोट्रॉफ अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, और उसके बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में यूकैरियोट्स और कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स है। दो चीज अगर आपको आती हैं कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है और इनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आप अपने सारे की सारी किंगडम्स को आसानी से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बच्चे ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद करता हूँ क्लियर है। इंशाल्लाह मिलेंगे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।